हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 12 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी स्टूडेंट के लिए 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी से इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए जो इस बार पेपर देने वाले हैं 1 मार्च 2023 के स्टूडेंट, उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक को हम आपको प्रश्न के साथ में उत्तर बताते हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न क्या है ऑब्जेक्टिव का, कि निम्नलिखित में कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है। क्या है जो व्यष्टि है, यानी दो भागों में बांटा गया है आपका अर्थशास्त्र, सेक्शन ए सेक्शन बी। तो सेक्शन ए वाला जो आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है और जो सेक्शन बी वाला होता है वो समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है, तो इनमें से स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, देश में कीमत स्तर का उतार चढ़ाव, जो कि राइट आंसर हो जाएगा पहले का बी। चलिए देखते हैं, इसी प्रकार से आपको हल करना है। ये सारा क्वेश्चन आप टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। यदि आपने अभी तक जो भी तैयारी की है आप इन सभी क्वेश्चंस को जानते होंगे। इसका उत्तर आप हमें लास्ट में पूरा कैलकुलेट कर दीजिएगा। लास्ट में आप हमें बताइएगा कि सर हमारा 40 में से इतना सही गया। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक उदाहरण नहीं है। क्या है जो व्यष्टि शास्त्र का एक उदाहरण नहीं है, वहाँ पर विषय वस्तु नहीं थी। तो इनमें जो दूसरा प्रश्न हो जाएगा, इनमें से आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में समग्र मांग, जो कि दूसरे का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस को हम कराएंगे जो इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, कार एवं उसके बाद में डॉट 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 करते चला है, उसके बाद में क्या लिखा है, स्थानापन्न वस्तुएं। क्या है, कार एवं स्थानापन्न वस्तुएं हैं, जो इसमें डॉट दिया हुआ है इसी में आपका राइट आंसर आएगा। तो देखिए जो इनमें से आपका सही विकल्प हो जाएगा तीसरे का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, का तथा खा दोनों, यानी पेट्रोल और डीजल कार एवं खाने में स्थानापन्न वस्तुएं, जो कि कार और खानों में दोनों में लगते हैं। यानी कार जब गाड़ी मोटर जो चलती है तो उसमें जो डीजल और पेट्रोल, क्या है डीजल और पेट्रोल दोनों लगता है। तो याद रखिएगा तीसरे का आपका डी हो जाएगा दोनों, इसमें से आपका राइट आंसर। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, चौथा प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा, क्या है निम्नलिखित में से असंगत है, चाय तथा कॉफी, चावल तथा दाल, टायर तथा ट्यूब या पेन तथा रिफिल। चौथा प्रश्न है, इनमें से यदि आपको पता है तो इनमें से आपका ए हो जाएगा, चाय तथा कॉफी राइट आंसर हो जाएगा। ये सारा जो क्वेश्चन हमने लिया है इकोनॉमिक्स के लिया है, जो कि आपका एनसीईआरटी का बुक है उसी से लिया गया है। और जितने भी स्टूडेंट 1 मार्च 2023 को पेपर देने वाले हैं आप इन सभी प्रश्नों को तैयार करके जाइएगा, क्योंकि यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा आएगा। और भी हमने जो अदर वीडियो बनाई जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया है, प्लीज़ आप वो वाला भी वीडियो चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। पांचवा प्रश्न देखिए क्या है, जब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण दूसरे वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है तो दोनों वस्तुएं होती हैं, क्या होती हैं, पूरक वस्तुएं, गिफन वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं या निम्न कोटि की वस्तुएं। बताइए पांचवा प्रश्न है आपका, पांचवे से आपका सी हो जाएगा, स्थानापन्न वस्तुएं इज राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पांचवे का आपका सी सही विकल्प हो जाएगा। अगर देखिए क्या आ चुका है आपकी स्क्रीन पर कि अल्पकाल में निम्नलिखित में से उत्पादन के किस साधन में परिवर्तन करना असंभव है। 6 नंबर प्रश्न है, आप वीडियो को रोक कर भी समझ सकते हैं। तो जो 6 नंबर प्रश्न है इनमें से आपका डी हो जाएगा, मशीन हो जाएगा, जो कि अल्पकाल में निम्नलिखित में जो उत्पादन के साधन में जो परिवर्तन करना असंभव है वो मशीन इज राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 का डी आपका सही विकल्प हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखिए क्या है स्क्रीन पर आपके, अल्पकाल में उत्पादन के कितने साधन परिवर्तित होते हैं। जो अल्पकाल है उत्पादन के जो कितने साधन जो है परिवर्तित होते हैं ये आपको बताना है। 4 विकल्प स्क्रीन पर दिया हुआ है, इनमें से आपका सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कम से कम एक हो जाएगा। सातवें का आपका सी विकल्प इस सही उत्तर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सारे क्वेश्चन को आप इसको आप कमेंट में बताइएगा, यदि आपको आता है तो सारे को आप कैलकुलेट करते जाइएगा, लास्ट में बताइएगा कि सर हमारा इतना सही गया है। ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि ईमानदारी करेंगे तभी आप बोर्ड एग्जाम में सफल होंगे। तो देखिए आठवां प्रश्न क्या है, जब औसत लागत न्यूनतम होती है तब सीमांत लागत होती है। क्या होती है ये आपको बताना है। औसत लागत में से अधिक या औसत लागत के बराबर, औसत लागत से कम या इनमें से कोई नहीं। आठवां प्रश्न है, इनमें से आपका बी सही विकल्प हो जाएगा, जो कि औसत लागत के बराबर हो जाएगा। जो न्यूनतम होती है तब औसत लागत की बराबर राइट आंसर। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या आ चुका है, 9th नंबर देखिए, सीमांत लागत वक्र का आकार होता है।
जो सीमांत लागत वक्र है इसका जो आकार होता है किस प्रकार से होता है, 4 विकल्प है स्क्रीन पर। इनमें से जो आपका सही विकल्प हो जाएगा यूं आकार का, यानी इनमें से ए हो जाएगा, यूं आकृति की सीमांत लागत वक्र का आकार होता है। सारा क्वेश्चन को हम कराएंगे, सारे को आप कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी बात पर, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। हम इकोनॉमिक्स, सिविक्स और जो भी तैयारी है, तैयारी कराने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। तो देखिए जो 10 नंबर प्रश्न है, पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में होते हैं, क्या होते हैं? इनमें से आपका बी हो जाएगा, पर्याप्त क्रेता विक्रेता होते हैं जो पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा, 11 नंबर प्रश्न। देखिए सारे को आप कैलकुलेट करते जाइएगा और ज़्यादा जानकारी के, यदि आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को आप रोक कर भी सारे क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, उसके बाद में राइट आंसर दीजिएगा, कोई कहीं पे नहीं जा रहा है। 11 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का औसत आगम वक्र है, जो औसत आगम वक्र है ये क्या है? इनमें से आपका ए हो जाएगा एक्स, क्या है? एक्स अक्ष की समांतर, जो आपका एक्स है इनमें से एक्स अक्ष की समांतर हो जाएगा, जो पूर्ण प्रतियोगिता के फर्म में औसत आगत का क्या है, वक्र है। 12 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की कीमत कौन निर्धारित करता है? जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में, इसमें जो बेसिकली वस्तु है, एक वस्तु है, तो उसका जो कीमत निर्धारण करता है कौन करता है? उपभोक्ता करता है, उत्पादक करता है, सरकार करता है, या उद्योग की मांग और आपूर्ति की शक्तियाँ? तो सभी को पता होगा, याद रखिएगा। इनमें से जो 12 नंबर प्रश्न है इनमें से आपका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मांग, क्या है? उद्योग की मांग और आपूर्ति की शक्तियाँ, 12 का सही विकल्प हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है, 13 नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट, कि निम्न में से कौन सी एक फर्म, क्या है? निम्न में से कौन सी एक फर्म न्यूनतम लागत फर्म होती है? पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, या एकाधिकार फर्म, या क्या है? 4 विकल्प है। तो इनमें से देखिए जो सही विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा? पूर्ण प्रतियोगिता इज राइट आंसर, जो कि 13 का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या हमारा, 14 नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट, सारे को हम कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा, बोर्ड एग्जाम से संबंधित होगा। यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति क्या है, बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक हो तो उस कीमत पर बाजार में होती है, जो आपका ये डॉट है इसी में राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं इनमें से आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अधिपूर्ति हो जाएगा। अब इसका मैं सटीक उत्तर आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपका आएगा। यदि कीमत बाजार पर, क्या है, कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक हो तो उस कीमत पर बाजार में अधिपूर्ति कहलाती है। ये आप देख सकते हैं, पूरा इसका सटीक उत्तर बैठ चुका है। अगला देखते हैं क्या है हमारा, 5वां प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न देखिए, एक बाजार उस समय, क्या है? एक बाजार उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वस्तु की मांग, क्या है? वस्तु की जो मांग होती है किस प्रकार से होती है, ये देखिए। तो इनमें से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि वस्तु की आपूर्ति के बराबर होती है, जो कि 15 का आपका सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, सारा क्वेश्चन हम कराएंगे, इंपॉर्टेंट है, और सारे को आप कैलकुलेट करते रहिएगा। और जिनका भी टारगेट है, हमने जो भी अदर वीडियो बनाई है, जो भी वीडियो हमने पिछली बनाई हुई, वो सबकी भी आप प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। 16 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, औसत संप्राप्ति, उसके बाद में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। अब इसी में आपका सटीक उत्तर आ जाएगा, जो 16 का सही विकल्प हो जाएगा, ए हो जाएगा। कुल संप्राप्ति भागे मात्रा हो जाएगा औसत संप्राप्ति। तो इनमें से 16 का आपका ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप इसमें क्वेश्चन कोई भी गलत आ रहा है, कि हमने गलत इसका ऑप्शन बता रहा हूँ, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि सर हमारा जो आपने ये क्वेश्चन बताया है गलत है, आप इसको करिए, तो हम उसको रिकवर करेंगे। देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या है, समिष्ट अर्थशास्त्र के प्रवर्तक कौन थे? जो समिष्ट अर्थशास्त्र है इसके जो इसके प्रवर्तक थे या संस्थापक रख लीजिए, कौन थे? तो प्रवर्तक की बात हो रही है यहाँ पर। इनमें से आपका सी हो जाएगा, जे.एम. कीन्स हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर। 17 का आपका सी विकल्प हो जाएगा राइट। उसके बाद में देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, मूल्य वृद्धि से निश्चय होती है। सारा क्वेश्चन को मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ताकि आपका समय जो है बहुत ही बचे और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाए, काफ़ी अच्छा आप सारे क्वेश्चन को नोट कर पाए, ध्यान से देख पाए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है, इसी में आपको तैयारी बहुत ही अच्छे और ढंग से करनी पड़ेगी। तो 18 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, मूल्य वृद्धि से निश्चित होती है, क्या होती है? बी हो जाएगा, विक्रय कीमत माइनस का चिन्ह मध्यवर्ती वस्तुएं हो जाएंगी, जो कि 18 का आपका वी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है हमारा 19 नंबर प्रश्न देखिए। देखिए राष्ट्रीय आय, उसके बाद में आपका ब्रैकेट में है एनएनपी, उसके बाद में एफसी। तो यहाँ पर आपका एफसी इस
स्थान पर लग जाएगा। इसके नीचे बराबर है क्या है, जो राष्ट्रीय आय NNPFC बराबर है किसके बराबर है, 4 विकल्प है स्क्रीन पर, यानी 4 ऑप्शन। इनमें से जो आपका 4 ऑप्शन में से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। का खा तथा क्या है, का तथा गा दोनों, यानी इसमें से आपका बी और सी दोनों हो जाएगा, जो कि ए बी और का खा गा घा के अनुसार आता है। जो विकल्प में होता है ना, सेम वही प्रोसेस इसमें। तो इसका 9 का जो 19 नंबर प्रश्न है, इसका आप विकल्प देख सकते हैं। उसके बाद में 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, अन्य वस्तुओं के उत्पादन, क्या है, जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन में लागत रूप में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, इनमें से बी हो जाएगा मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं, जो कि 20 का सही विकल्प हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है, देखिए 21 नंबर प्रश्न देखिए, सारा स्टूडेंट हम कराएंगे, और जो बैकग्राउंड की आवाज़ें आप इसको इग्नोर कीजिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वो तो आते ही रहेंगे, काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या है, वृत्ताकार आय प्रवाह के द्वि क्षेत्रीय प्रारूप में निम्नलिखित में कौन सा एक शामिल है, क्या है, जो वृत्ताकार आय है प्रवाह के द्वि क्षेत्रीय प्रारूप में निम्नलिखित में कौन सा एक शामिल है, सरकार एवं परिवार क्षेत्र, या सरकार एवं फर्म क्षेत्र, या केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार क्षेत्र, या डी परिवार एवं फर्म क्षेत्र। तो इनमें से आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा परिवार एवं फर्म क्षेत्र हो जाएगा, जो कि 21 का डी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चंस आपको गलत लगे कि हाँ, किताब में कभी कभी क्या होता है, काफ़ी क्वेश्चंस गलत रहते हैं, क्वेश्चंस के ऑप्शन काफ़ी गलत होते हैं, तो हमें इसको रिसर्च करना पड़ता है, तभी मैं क्वेश्चंस का आंसर लेकर आता हूँ। 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, उसका क्या है, उस कर का नाम क्या है जिसमें करदाता की आय जितनी अधिक होगी उतने ही अधिक अनुपात में लेकर क्या है अदा कर सकते हैं, अधिक अनुपात में क्या है लेकर कर अदा कर सकते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न इनमें से आपका बी हो जाएगा, प्रगतिशील कर हो जाएगा, जो कि 22 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हमारा क्या है प्रश्न, 23 नंबर प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर ये आ चुका है। 23 नंबर प्रश्न कि करेंसी नोटों को निर्गमित करने का अधिकार निम्न में से किस संस्था को हो। सभी को पता होगा, जो सभी बैंकों का बैंक है वो एक ही है, जो कि सारे बैंकों को हैंडल करती है, भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि इनमें से आपका डी विकल्प हो जाएगा राइट आंसर, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। उसके बाद में 24 नंबर प्रश्न देखिए स्क्रीन पर आ चुका क्या है, केंद्रीय बैंक की नीति कहलाती है, जो केंद्रीय बैंक है आपके, इसमें जो नीति कहलाती है ये क्या कहलाती है, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमय नीति, या अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति। स्क्रीन पर और जब भी आप बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाएंगे, 4 विकल्प के थ्रू 10 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव के पूछे जाते हैं, और इसी से एग्जामिनर आपका पता लगा लेता है कि किस प्रकार से आपने आगे जो है कॉपी को लिखा है, किस प्रकार से आपने क्वेश्चंस के आंसर को प्रेजेंट किया है। तो आपको बहुविकल्पीय प्रश्न सही सोच समझकर और सही आंसर के साथ में कॉपी को लिखना है। यदि आपने हमारा कॉपी वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमने सिविक्स का और उसके बाद में क्या है सिविक्स और ना भूगोल का हमने वीडियो बनाया, तो उसको देख लीजिए, आगे वाला जो आपका प्रोसेस है वो समझ लीजिए। तो देखिए तो 24 नंबर प्रश्न है, इनमें से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, मौद्रिक नीति हो जाएगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 24 का बी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, 25 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में मौद्रिक नीति द्वारा देश की मुद्रा पूर्ति पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करता है, जो नीति द्वारा देश के जो मुद्रा पूर्ति पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करता है क्या है, व्यापारिक बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या विदेशी विनिमय बैंक, या निजी बैंक। इनमें से आपका बी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, जो कि भारत में मौद्रिक नीति द्वारा देश मुद्रा पूर्ति का प्रत्यक्ष नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक ही करता है। तो 25 का आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला देखते हैं, सारे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि हम तैयारी जो है आपकी ऐसे ही कराते रहेंगे। तो देखिए 26 नंबर जो प्रश्न है, अर्थशास्त्र में सैटेरिव क्या है, सैटेरिस पारिबस का अर्थ है, क्या है अर्थ, इनमें से आपका ये हो जाएगा सी वाला, यदि अन्य बातें समान रहे, जो कि 26 का सी विकल्प हो जाएगा राइट आंसर। वीडियो को आप रोक कर भी समझ सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। 27 नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट क्या है, जब उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति ब्रैकेट में आपका सी का मान 0.8 हो तो गुणक का मान होगा कितना होगा, आपके स्क्रीन पर 4 है, इनमें से किसी एक का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 27 का सही विकल्प हो जाएगा। तो सी आपका 5 हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, जो कि 27 का आपका सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखते हैं क्या है हमारा 28 नंबर प्रश्न। देखिए स्टूडेंट, मनरेगा कार्यक्रम में कितने दिवस का रोजगार परिवार के एक सदस्य का होता है। यानी जो मनरेगा कार्यक्रम है जिसमें मजदूर मजदूरी करता है, तो उसमें जो रोजगार परिवार के किसी एक सदस्य को कितने दिन तक कराया जाता है। तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा, इनमें से सभी को पता होगा, हमने काफ़ी बार इस क्वेश्चन का जिक्र किया अपने वीडियोज में, खासकर इकोनॉमिक्स में। तो इनमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा सी हो जाएगा, आपका 100 दिवस हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, जो कि सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा 29 नंबर प्रश्न। देखिए स्टूडेंट, कि वस्तुएं जिन्हें देश का प्रत्येक 29 नंबर आपके प्रश्न है स्क्रीन पर, क्या है, वस्तुएं जिन्हें देश का प्रत्येक नागरिक उपभोग क्या है उपयोग कर सकता है, क्या है। निजी वस्तुएं हैं, सार्वजनिक वस्तुएं हैं, क्या है, का ख तथा खा दोनों, यानी इस निजी वस्तुएं या सार्वजनिक वस्तुएं, या डी इनमें से कोई नहीं। तो या स्टूडेंट याद रखिएगा, जहां पर भी आपका सार्वजनिक वस्तुएं हैं उनमें से राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 29 का आपका बी सही विकल्प हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं जो का तथा खा दोनों दिया हुआ ये भी राइट आंसर हो जाएगा, और जो भी क्वेश्चंस दिए होते हैं तो ये इसका सही उत्तर हो जाए, तो ये आप गलत है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर जो कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट को ये का तथा खा वाला ऑप्शन दे देता है। तो इनमें से जो है आपका 29 का बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है हमारा 30 नंबर प्रश्न। देखिए, एक राष्ट्र एक कर, क्या है 30 नंबर प्रश्न। देखिए, एक राष्ट्र एक कर एक बाजार से संबंधित अप्रत्यक्ष कर है। तो इनमें से आपका बी हो जाएगा, जो कि जीएसटी हो जाएगा। एक राष्ट्र एक कर एक बाजार से संबंधित अप्रत्यक्ष जो अप्रत्यक्ष कर है वो आपका जीएसटी हो जाएगा सही विकल्प। अगला देखते हैं, सारा क्वेश्चंस को कराएंगे। यदि आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आपको इन क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट में बिना हिचकिचाए बता सकते हैं। आप लोगों का रिप्लाई हमें मालूम रहता है, रिप्लाई आप दीजिए, इंपॉर्टेंट रहता है। रिप्लाई देंगे तो उसी से पता चलेगा कि आपने तैयारी अपनी प्रिपरेशन जो किस प्रकार से आपने की है, किस प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक लेकर आएंगे। तो देखिए, जो 31 नंबर प्रश्न क्या है, सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है, क्या है, जो सर्वाधिक राजस्व है ये प्राप्त होता है अप्रत्यक्ष कर से, प्रत्यक्ष कर से, या उत्पादन शुल्क से, या इन सभी से। 31 नंबर प्रश्न है, इनमें से आपका सी हो जाएगा, उत्पादक शुल्क राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 31 का सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला देखते हैं स्टूडेंट क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 32 आ चुका है, स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या है, कौन सा मद, क्या है, कौन सा मद केंद्रीय सरकार की व्यय को मदद कहिए, क्या है, व्यय को मद नहीं है। यहाँ पर आप पहले प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न का भी स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं, जो 3 घंटा 15 मिनट दिए थे, 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिया था, तो आप पेपर को पहले पूरा पढ़िए, कंप्लीट कीजिए, तब क्वेश्चंस को आप समझिए, क्वेश्चंस को समझिए, उसके बाद में आंसर दीजिए। तो इनमें से आपका जो सही विकल्प हो जाएगा 4 विकल्प में से डी हो जाएगा, ऋण वसूली हो जाएगा, जो कि 32 का डी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हमारे स्टूडेंट, सारा क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, और खासकर आपकी किताब से ही लिया गया सारा क्वेश्चन है। तो देखिए, जो 32 नंबर बाद में हमारा 33 प्रश्न आ गया है, आयात निर्यात संतुलन को कहते हैं। जो आयात निर्यात है संतुलन को कहते क्या है, इनमें आपका सी हो जाएगा, व्यापार संतुलन कहते हैं, जो कि व्यापार माइनस संतुलन जो हो जाएगा, यानी व्यापार संतुलन दोनों कहते हैं आयात निर्यात संतुलन को। 34 नंबर प्रश्न देखिए, चालू खाते में रिकॉर्ड किया जाता है। जो चालू खाता है, यदि कोई का ये बैंक में अकाउंट खुला है, उसका एक चालू खाता है, तो उसमें रिकॉर्ड क्या किया जा सकता है ये बताना है। इनमें से आपका डी हो जाएगा, ये सभी कर सकते हैं, यानी वस्तुओं के निर्यात आयात निर्यात को, और गैर कारक तथा कारक को, या चालू हस्तांतरण को। 34 है, 34 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न। देखिए, 35 नंबर स्टूडेंट प्रश्न देखिए क्या है स्क्रीन पर, कि विदेशी मुद्रा की मांग तथा, क्या, जो विदेशी मुद्रा की मांग तथा विनिमय दर में क्या संबंध पाया जाता है, विपरीत, प्रत्यक्ष, या एक से एक, या कोई संबंध नहीं। इनमें से आपका ए विकल्प हो जाएगा राइट आंसर, जो कि विपरीत हो जाएगा, 35 का आपका ए सही विकल्प हो जाएगा। चलिए देखते हैं, सारा क्वेश्चंस को कराएंगे इकोनॉमिक्स के, और इसके बाद में हमारा एक मैराथन वीडियो आएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, जो आपका 36 नंबर प्रश्न क्या है, केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप के बिना, क्या है, जो केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप के बिना बाजार में मांग व पूर्ति की शक्तियां द्वारा निर्धारित विनिमय दर क्या होती है। तो ए आपका हो जाएगा तृतीय विनिमय दर हो जाएगा, जो कि 36 का आपका ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 37 नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट, क्योंकि सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
तो जो 37 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, यदि किसी देश के आयातों में क्या है, जो किसी देश है, किसी देश के आयातों में वृद्धि हो तो घरेलू वस्तुओं व सेवाओं के मांग में क्या होती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है या शून्य हो जाती है। तो जो 37 नंबर प्रश्न है स्टूडेंट, इनमें से आपका जो बी हो जाएगा, आपका घट जाती है। इनमें से आपका जो क्या है, आयातों में वृद्धि हो तो घरेलू वस्तु में जो सेवाओं की मांग हो वो क्या होती है, घट जाती है। तो 37 का आपका बी विकल्प जो हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 38 नंबर प्रश्न क्या है, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का। कौन सा एक बंद अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति का प्रमुख निर्धारक है। तो बताइए, इनमें से आपका ए हो जाएगा जो कि देश का केंद्रीय बैंक हो जाएगा, जो कि 38 का ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। तो 38 का आपका ए सही विकल्प हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्या है हमारा। देखिए प्रश्न नंबर 39 आ चुका है, विदेशी व्यापार में घाटा होता है। क्या है, कोई विदेशी व्यापार है उसमें घाटा होता है, क्या है, आप आपात घटते हैं या निर्यात घटते हैं, आयात निर्यात से कम होता है या निर्यात आयात से कब होता है, या कम होता है या कब होता है। तो ये बताइए। तो इनमें से जो 39 नंबर प्रश्न है, इनमें से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्यात आयात से कब होता है, जो कि विदेशी व्यापार घट जाता है तब ये होता है। तो 39 का आपका डी हो जाएगा, इसके आगे आपके लग जाएगा। अगला देखते हैं क्या हमारा। देखिए 40 नंबर प्रश्न आ चुका है, जब उपभोक्ता की आय में, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा कि जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तब उसके आय में क्या होती है बताना है। तो ए आपका हो जाएगा, व्यय में वृद्धि होती है जब जो उपभोक्ता है, कोई उपभोक्ता है उसमें जो आय में वृद्धि हुई, उसकी आय उसके पैसों में होती है तो व्यय में वृद्धि हो जाती है। तो ये 40 क्वेश्चन था, 40 का हमने राइट आंसर बता दिया है, जो कि इकोनॉमिक्स का था, जो इस बार पेपर देने वाले हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन जो भी रिलेटिव हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फॉलो यदि आपने नहीं किया इंस्टाग्राम पर, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप हमें जाइए इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, वहाँ पर आप हमें क्वेश्चन सारे पूछ सकते हैं जो अभी आपके रिलेटिव हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।